नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम ये फोटो में देख रहे हैं, उस तरह से जो बलगम है वो आपके गले में फंस गया है। मतलब कि वो जो बलगम है वो आसानी से निकल नहीं रहा है, वहां पे चिपक गया है। तो ये जो पीक है उसमें मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो गले का जो अंदर का भाग होता है वहां पे इस तरह से ये जो बलगम है वो अंदर की ओर चिपक गया है और वहां पे फंस गया है। तो ये जो बलगम है वो निकल नहीं रहा है और बार बार जो है वो आपको बलगम आता है और आपके शरीर में काफी ज्यादा जो है वो बलगम बन रहा है। फिर हम देखें तो जो नाक होती है, नाक में से भी बलगम आने लगता है कि जिसको हम बहती हुई नाक कहते हैं, या फिर जो बलगम का जो भाग होता है, जो फ्लैम का भाग होता है, वो नाक से बाहर आने लगता है। यहाँ पे जो हम वीडियो में देख रहे हैं उस तरह से कि जिसको बहती या भरी हुई हम नाक कहते हैं। फिर आपको गला जो है वो बार बार साफ करना पड़ता है। काफी बार आपको खांसी आती है और जिसके कारण बोलने में दिक्कत आती है। कुछ रूटीन काम कर रहे थे उसमें भी आपको मन नहीं लगता वो काम करने में। फिर नाक जो है वो बहती हुई या भरी हुई हो जाती है। गीली खांसी आती है कि जिसको हम वेट कफ कहते हैं। और छाती में काफी ज्यादा कफ जमा हो जाता है कि जिसको हम कहते हैं कि आपके छाती में या फिर आपके फेफड़ों में बलगम जमा हो गया है। और आठवां सिम्टम हम देखिए तो छाती में कफ जमा हो जाना। तो ये जो सभी सिम्टम्स है वो इंडिकेट करते हैं कि आपको बलगम की समस्या हो सकती है कि जिसको हम मेडिकल टर्म में वेट कफ कहते हैं। तो उसके बारे में सीखते हैं आज के वीडियो लेक्चर में और जानते हैं कि बलगम का हम इलाज कैसे कर सकते हैं। तो ये जो अलग अलग चैप्टर्स है उसकी हम आज के वीडियो लेक्चर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक से। तो बलगम क्या है कि बलगम यानी कि ऐसी खांसी कि जो थूक पैदा करती है या फिर जो फ्लैम होता है उसको पैदा करती है। मतलब कि जिसको हम गीली खांसी कहती है कि ये जो कफिंग होता है उसके दौरान फ्लैम आता है। और होता ये है कि नॉर्मली तो हम कई बार हम कफिंग करते हैं, पर अब जब ये खांसी लंबे समय तक चलती है तो उसको हम वेट कफ की समस्या कह सकते हैं, बलगम की समस्या जो है वो कह सकते हैं। तो एक रिफ्लेक्सेशन है हमारी बॉडी का कि हम जो गला साफ करने के लिए हम जो है वो कफिंग करते हैं कि जैसे हमारे गले में कुछ भी चीज मान लो कि फंसी हुई है तो वो हमारी खांसी के थ्रू हमारे शरीर में से बाहर निकल जाती है। पर ये होता ही है कि जब हमारी छाती के अंदर काफी ज्यादा कफ जमा हो जाता है, बलगम जमा हो जाता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, काफी बार कफिंग करना पड़ता है। और वो जो कफ ऐसा होता है कि वहां पे मान लो कि चिपक गया है, निकल नहीं रहा है और आपको बहुत बार जो है वो खांसी करनी पड़ती है। फिर जब आप नींद से जागते हैं या फिर आप बात करते हैं तो उसकी जो सिम्टम्स है वो काफी ज्यादा बदतर हो जाते हैं। मतलब कि आपको किसी से बात करना है या फिर आप सोए हुए और सोकर उठ जाते हैं तो काफी आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। या फिर किसी के साथ फोन पर आप बात कर रहे हैं तो भी आप सही से बात नहीं कर पाते, बार बार आपको जो है वो खांसी आती रहती है। तो जो बलगम है उसका हम इलाज कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो जानते हैं। तो सिम्टम्स वही रहेंगे कि जो हमने आगे डिस्कस किए, जैसे कि नाक जो है वो आपकी बहती हुई या फिर भरी हुई हो सकती है, बार बार आपको गला साफ करना पड़ सकता है, खांसी में जो है वो खून आ सकता है, फिर गले में खराश जैसा फील करते हैं कि जिसको हम सॉरनेस कहते हैं थ्रोट के अंदर। फिर कई बार क्या होता है कि जो गला है वो बैठ जाता है, आवाज बैठ गई है जिसको हम कहते हैं, या फिर गला बैठ गया है, स्वर बैठ गया कि जिसको हॉर्सनेस भी कहा जाता है मेडिकल टर्म्स के अंदर। फिर कई बार ये कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है तो ब्रीथिंग करने में डिफिकल्टी होती है, घरघराहट और सांस की तकलीफ रहती है। मतलब कि जो छाती में हम देखें कि मान लो कि आप स्टेथोस्कोप से भी चेक कर रहे हैं तो घरघराहट की आवाज जो है वो सुनाई देती है, स्पेशली चेस्ट के रीजन में से। फिर मुंह में खट्टा स्वाद आप महसूस करते हैं कि जब ये प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी न्यू बुक है डिसीज एंड ट्रीटमेंट, उसको आप जरूर से ऑर्डर कर सकते हैं। ये बुक को ऑर्डर करने के लिए आप दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो जैसे आज हम यहाँ पे बलगम के बारे में सीख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बीमारियों के बारे में ये बुक के अंदर दिया गया है, वो भी कलरफुल डायग्राम्स के साथ। और सभी बीमारी की हम डिटेल स्टडी करते हैं कि जैसे हम वीडियो में भी पूरा डिटेल में सीखते हैं, ऐसे ही ये बुक के अंदर भी आप डिटेल में सीख पाओगे। तो ये बुक को ऑर्डर करने के लिए जो बाजू में जो नंबर दिया है वो नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो रीजन समझते हैं हम जो बलगम का जो प्रॉब्लम है, तो ये कई बार वायरल इन्फेक्शन के कारण भी होता है कि कोई वायरस के कारण आपको इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें भी आपके
छाती के अंदर बलगम बन सकती है। फिर वायरल इन्फेक्शन में भी ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर जो सामान्य सर्दी जुकाम का जो प्रॉब्लम होता है उसमें भी ये एक सिम्टम बन जाता है बलगम। फिर जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज हम कहते हैं GERD, तो वो पेशेंट को भी कई बार बलगम का सामना करना पड़ता है। फिर जो अस्थमा के पेशेंट है उनको भी बलगम हो सकता है, अस्थमा है या फिर COPD के जो पेशेंट होते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है कि जिसको स्पेशली लंग्स रिलेटेड हम बीमारियां कहते हैं। न्यूमोनिया में भी ये एक सिम्टम बनता है बलगम। फिर जो ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंकाइटिस में भी बलगम प्रोड्यूस हो सकती है। और फेफड़ों में कोई इंजरी हुई है, एब्सेसिस हुए हैं, लंग्स डैमेज हुए हैं, तो भी बलगम जो है वो वहां पे जमा हो सकता है। फिर किसी को स्मोकिंग की हैबिट है तो उनको भी ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। फिर एलर्जिक रिएक्शन हुई है, आपको किसी भी तरह की एलर्जी हुई है, तो भी बलगम का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर जब वातावरण में बदलाव होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर में कोई चेंज होता है, जैसे कि सर्दी में से गर्मी आती है, गर्मी में से मौसम जो मानसून हम कहते हैं, बारिश की सीजन आती है, या फिर बारिश के सीजन के बाद वापस सर्दियों की सीजन आती है, तो जैसे ही वेदर चेंज होता है तो भी कुछ लोगों को शरीर में उनके बलगम होने लगता है, या फिर ठंड के सीजन में भी कुछ लोगों को ज्यादा बलगम बनती है, या फिर जो बारिश का मौसम है वहां पे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। COPD में ये एक सिम्टम बनता है। तो अब बात करते हैं कि उसका डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम ये प्रॉब्लम का सही तरीके से निदान कर सकते हैं। तो रीजन कैसे पता लगा है, तो सबसे पहले जरूरी है कि पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री चेक करना कि पास्ट में उनको कौन सी बीमारी हुई थी, कौन सी दवाइयाँ यूज की है, या फिर वो कौन से माहौल में रह रहे हैं। तो वो सब अच्छे से पेशेंट काउंसलिंग के दौरान पता चलता है, मतलब कि पेशेंट के साथ बातचीत करना जरूरी है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, कि आप स्टेथोस्कोप लगा के चेस्ट एरिया में अच्छे से चेक कर सकते हैं कि जो मैंने आगे एक बात की कि गड़गड़ाहट की जो आवाज है वो सुनाई देती है, तो वो चेक करना जरूरी है। फिर साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस पे एक डायग्नोसिस हो सकता है कि कौन से साइन है, कौन से सिम्टम्स है पेशेंट के। फिर एक यहाँ पे एक टेस्ट है, ब्रोंकोस्कोपी भी किया जाता है, कि अगर बहुत सारे तरीके यूज कर लिए फिर भी पता नहीं चल रहा है कि बलगम क्यों बन रहा है, तो जैसे एंडोस्कोपी होती है, कॉलोनोस्कोपी होती है, वैसे ही ब्रोंकोस्कोपी होते हैं, कि जिससे ब्रोंकियल ट्यूब जो होती है, जो आपकी विंड पाइप है, उसको चेक किया जाता है, कि जिसके इमेजेस आपको मिल जाते हैं, उसका वीडियो भी मिल जाता है, और एग्जैक्ट पता चलता है कि कौन से एरिया में ये प्रॉब्लम हुई है। बायोप्सी भी यहाँ पे की जा सकती है, और चेस्ट एक्सरे से भी पता चल सकता है कि बलगम कितनी मात्रा में बना है और कहाँ पे सबसे ज्यादा ये बलगम जमा हुआ है। फिर इकोकार्डियोग्राम भी किया जाता है पेशेंट का, कि जिससे भी रीजन पता चलता है। फिर जो स्पूटम होता है उसका एनालिसिस किया जाता है, कि जो सलाइवा है वो थीन और वाटरी होती है, और बलगम कैसा होता है, थिक होता है और स्टिकी होता है, थोड़ा सा चिपचिपा होता है। तो फिर से मैं आपको रिमाइंडर देना चाहूंगा कि जैसे हम यहाँ पे अभी बलगम को डिटेल में सीख रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारी बीमारियों के बारे में सीखना है, तो आप ये जो हमारी बुक है उसको जरूर से ऑर्डर कर सकते हैं। बुक को परचेस करने के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में समझ लेते हैं। तो ट्रीटमेंट में क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, तो यहाँ पे जो अलग अलग दवाइयाँ हैं, हर्बल दवाइयाँ, होम्योपैथिक, एंटीटर्सियस यानी कि जो कफ कम करने वाली दवाइयाँ, म्यूकोलाइटिक्स यानी कि बलगम को पतला करके शरीर में से बाहर निकालेगी, एक्सपेक्टोरेंट, ब्रोंकोडायलेटर्स, मतलब कि ऐसी दवाइयाँ कि जो आपकी ब्रोंकियल ट्यूब जो नैरो हो जाती है, सिकुड़ जाती है, उसको चौड़ा करके आपका बलगम की निकालती है, और ब्रेथिंग करने में भी जिससे आसानी रहती है। तो यहाँ पे जो नई दवाइयाँ है उसको हम सबसे पहले फोकस करते हैं। तो ट्रीटमेंट में पहला ऑप्शन बनता है कि सिप्ला का कॉप्सिल करके जो नेचुरल सिरप आता है वो प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, जिसका डोज रहता है 5 ml जितना, दिन में 2 या 3 बार। कॉप्सिल वेट कफ का सिरप भी आता है 100 ml के अंदर, ये भी प्रिस्क्राइब की जा सकती है। अगर उससे भी ठीक नहीं रहा तो तीसरा ऑप्शन है एलन का वसाक ऑफ करके जो एक प्रोडक्ट है, कि जो भी पेशेंट 5 ml दिन में 2 या 3 बार यूज कर सकता है। कॉफलेट करके जो प्रोडक्ट आती है हिमालय की, वो भी काफी अच्छा प्रोडक्ट है यहाँ पे बलगम को निकालने के लिए। फिर हिमालय का वसा का सिरप आता है, कि जिसके अंदर वसा का रहता है, कि जिसका डोज रहता है 5 ml दिन में 2 या 3 बार। फिर यहाँ पे आप देखो तो चरक की एक काफी अच्छी प्रोडक्ट आती है कोफॉल करके। तो चरक फार्मा का जो कोफॉल कफ सिरप है वो भी आप यूज कर सकते हैं।
फिर जो डेरी फाइलिन के जो टैबलेट्स होती है वो दिन में एक ही बार ली जाती है, बिकॉज ये आप देख रहे हैं कि प्रोलॉन्ग रिलीज के टैबलेट है, ओडी लिखा है वहां पे, मतलब कि दिन में एक ही बार उसको लेनी रहती है, जिसके अंदर इटोफाइलिन या थियोफाइलिन रहता है। फिर एबी फाइलिन एसआर करके जो टैबलेट है वो भी यूज कीजिए, जिसका मेरा डिटेल वीडियो भी है कि जो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। फिर स्ट्रेप्सिल्स ले सकता है पेशेंट कि अगर उसको बलगम है तो 1 या 2 लोजेंजेस दिन में 2 या 3 बार आप खा सकते हैं, जिसके अंदर जो दवाई रहती है वो रहती है खासकर एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड। 10वां ऑप्शन हम देखें तो मॉन्टेकैल्सी, मॉन्टेल्यूकास्ट और लियोसेट्रिजिन का जो कॉम्बिनेशन है वो दिन में 1 या 2 बार टैबलेट लेनी रहती है। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखें तो टस्क्यू डीएक्स डीटी करके जो टैबलेट है कि जिसके अंदर डेक्स्ट्रोमिथोरफान रहता है, क्लोरफिनेरामाइन मैलेट है, फिनाइलेफ्रिन है और उसके ये डिस्पर्सिबल टैबलेट है। मतलब कि डीटी टैबलेट है वो आपको निगल नहीं जाना है, आपको एक ग्लास पानी लेना है या फिर ग्लास में पहले ये टैबलेट डाल दो और उसमें पानी डालो और अच्छे से उसको मिक्स करोगे, जैसे ये जो टैबलेट है वो पानी के अंदर घुल जाएगी और वो पानी आपको जो है वो पीना है। तो अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे क्लिक करके मेरा ये वीडियो भी देख सकते हैं और ये जो सर्कल है वहां पे क्लिक करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। और जो भी वैल्यूएबल सजेशन है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट।